ऑलराइट, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद खास मुद्दे के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। अब जिस तरह से पूरा मार्केट एनवायरनमेंट मैच्योर हो रहा है, निवेशक जो हैं वो घरेलू बाजार से आगे बढ़कर अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और लोकल मार्केट के उतार चढ़ाव के अगेंस्ट हेजिंग के रूप में विदेशी बाजारों की ओर अब रुख करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। करंट ग्लोबल मार्केट सिचुएशन अगर हम देखें, वहां पर मौके भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है निवेशकों को यह समझना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप निवेश कर रहे हो तो एक ग्लोबल लैंडस्केप को आप पूरी तरह से समझ लें। टेंशंस जो मेजर इकोनॉमीज में हमको दिखाई दे रही है, ट्रेड डिस्प्यूट्स की खबरें हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इन सब की वजह से बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है बाजारों को। सेंट्रल बैंक, खासतौर से यूएस, यूरोप की अगर हम बात करें, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवरी पाथ पर है, लेकिन ये रिकवरी बहुत ही अनइवन है। खासतौर से अगर हम डेवलप मार्केट्स की बात करें तो काफ़ी स्टेडी लेकिन एक स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है। इमर्जिंग मार्केट, स्पेशली अगर एशिया के बाजारों की बात करें, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी तगड़ी है। भारत हो गया, चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इस तरह के जो रीजन्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं मिडिल क्लास का जो दायरा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। अर्बनाइजेशन की बात करें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करें, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मौके बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में आप अपने लिए सही विदेशी बाजार का चुनाव कैसे कर सकते हैं? अगर आप निवेश के नजरिए से देखना चाहते हैं किसी बाजार को, तो क्या, कहां, कैसे निवेश करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो एक आपको बात बता दें कि फरवरी 2022 में जो सेबी ने सीलिंग लगाई थी म्यूचुअल फंड्स के निवेश पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो अभी तक जस की तस है। लगभग 7 बिलियन का कैप है जो कि सेट किया गया है, और 1 बिलियन लिमिट जो है पर फंड हाउस यहाँ पर की गई है ईटीएफ्स के लिए। इसके अलावा अब क्या ऑप्शंस है, बिकॉज सारे फंड्स तो खुले नहीं हैं निवेश के लिए। अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं विदेशी बाजारों में किसी एक्सचेंज का, तो आप कैसे कर सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम हमारे पैनलिस्टों से लेंगे। हमारे साथ राजेश सहगल, मैनेजिंग पार्टनर इक्वानिमिटी इन्वेस्टमेंट्स, जुड़ गए हैं, और साथ ही मेरे साथ है अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। राजेश, अगर देखिए मार्च में अब तक अगर हम यूएस के बाजारों की बात करें तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस बाजार में देखी है। देखिए डाउ हमने देखा है लगभग यहाँ पे -4.4%, नैस्डैक में हमने देखा है कि ईयर टू डेट डिक्लाइन लगभग 8.3% के आसपास का देखा है, लेकिन S&P 500 यहाँ पे ईयर टू डेट डिक्रीज 1.3% और फरवरी 2025 तक देखा गया है। चाइना के बाजार या हैंगसेंग अगर आप देखें फिलहाल तो बहुत ही बढ़िया 21% इस साल अब तक रोबस्ट इन्वेस्टर इंथुजियाज्म की हम यहाँ पर एक दशा देख रहे हैं। CSI 300 इंडेक्स जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स को ट्रैक करता है, वहां भी हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल 2025 का अब तक ये छू चुका है। तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। आपके नजर में फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसी को अगर घरेलू इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई करना हो तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं भारत को छोड़कर, इंडिया से बाहर अगर किसी को निवेश करना है तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्यों? सारी दुनिया के निवेशक जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो भारत में आके हमारे मार्केट में पैसा डाल रही हैं, तो आपको दूसरे मार्केट्स में जाके क्यों इन्वेस्ट करना है? तो उसके काफी रीजन हो सकते हैं, काफी कारण हो सकते हैं, काफी जस्टिफिकेशन हो सकती है। उसका एक वो थियोरेटिकल कॉन्वर्सेशन है, वो कभी करेंगे। बट आई थिंक अगर अगर किसी ने ऐसा मान ही लिया है कि हमें आरबीआई अलाउ कर रहा है $250,000, तो हमको थोड़ा बहुत बाहर इन्वेस्ट करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपने कुछ अभी इंट्रोडक्शन में बताया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, एआईएफ है, पीपीएफ, पीएमएस स्कीम्स हैं। बट इन सब में एक एक कैप है, एक लिमिटेशन है जो आरबीआई और सेबी ने लगाई है। और आई थिंक मोर और लेस वो एक रास्ता जो है वो काफी सालों से खुला नहीं है, उसका कैप इंक्रीज हुआ नहीं है। इससे भी ये पता चलता है कि भारतीय सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि यहाँ से हम अपना रुपीस निकाल के बाहर डॉलर में और दूसरी कोई किसी करेंसी में जाए। और अगर कोई मार्केट देखना ही है, अगर हमने ठान लिया है कि बाहर इन्वेस्ट करना है, तो 3-4 अच्छे मार्केट्स जो आज दिख रहे हैं हमें भारत को छोड़कर, सबसे पहला होगा यूएस। यूएस मार्केट जो है, इसमें काफी बिजनेसेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। आपने अभी बताया कि वहाँ के मार्केट्स में नैस्डैक इंक्लूड करके थोड़ा करेक्शन हो रही है इस साल। आई थिंक अगर आप देखें एक ईयर ऑन ईयर, एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, या 3 साल का या 5 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो यूएस का एक ही ऐसा मार्केट है जिसका परफॉर्मेंस भारतीय मार्केट से, इंडियन मार्केट से अच्छा रहा है।
तो वहाँ की कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एक यूएस है, दूसरा है जापान। जापान में आई थिंक सबसे बड़ा जो कंफर्ट है वो वैल्यूएशंस का है। वहाँ की वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी जीरो के आसपास ही चल रहे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न जो जापान में हुआ करता था वो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि वहाँ पे कंपनीज जो हैं वो काफी नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती थी। बट आई थिंक वहाँ के रेगुलेटर ने और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर उसमें काफी पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव लाए हैं। तो एक जापान अभी थोड़ा अच्छा मार्केट लग रहा है। दूसरे 2 मार्केट हैं जिसमें जो इतना मतलब सोच समझ के काम करने करने वाले 2 मार्केट हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं उनके लिए है। पहला है हमारे मानने में है चाइना। चाइना में एक थोड़ा बेयर मार्केट सा रहा है स्टॉक मार्केट में, और इकोनॉमी में भी स्लो डाउन काफ़ी रहा है पिछले सालों में। बट आई थिंक इस साल पिछले साल से लेके पिछले 6 महीने 8 महीने से जो चाइनीज़ सरकार ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं इकोनॉमी में, और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की है, काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया है। कैश फ्लोज बिज़नेसेस के पास अभी है, थोड़ा ओपन हो रहे हैं। तो आई थिंक चाइना एक अच्छा मार्केट हो सकता है। और एक लास्ट मार्केट जो रिस्क लेते हैं उनके लिए है अर्जेंटीना। यहाँ पे जो न्यू प्रेसिडेंट आए थे लास्ट ईयर, हावियर मिलेई, उन्होंने काफी कुछ बदलाव लाया है। वहाँ की इन्फ्लेशन जो 200 300 400% होती थी वो अभी 100 के नीचे है, 60-70% है। तो और अर्जेंटीना का जो आर्थिक माहौल है, वो भी काफी बिजनेस फ्रेंडली हो रहा है। तो ये 4 मार्केट मेरे मानने में कविता जी, एक इंडियन निवेशक जिसको बाहर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, वो देख सकते मुताबिक यूएस और जापान थोड़ा सा अगर स्टेबिलिटी विदेशी बाजार में निवेश करके अगर आपको चाहिए तो इन 2 बाजार में जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं उनके मुताबिक चाइना और अर्जेंटीना। हालांकि जवाब में शुरुआत में आपने जब कहा कि भारतीयों को क्यों बाहर निवेश करना है, ये सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन चर्चा के अंत में जानना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या कहती है। उस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको बैंक करना चाहिए, पर हाँ, क्यों आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फिलहाल दूर भी रहा जा सकता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अर्णव जी, अब सवाल आपसे ये है कि एक तो आपके नजरिए में कौन से बाजार प्रथम आते हैं अगर किसी को पहला कदम लेना हो अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए, और दूसरा अब जरिया क्या अपनाया जाए, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल फंड्स अगर हम देखें जब तक रिडेम्पशन नहीं हो रहा है तब तक वो निवेश के लिए खुल नहीं रहे हैं। अधिकतर यहाँ पर म्यूचुअल फंड के दर्शक ये शो देखते हैं, तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो जरिया फिर क्या हो सकता है उन बाजारों में निवेश करने का, अर्णव जी? देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि कौन से मार्केट्स की तरफ लोगों को इंटरनेशनली देखना चाहिए, उसमें एक तो रहेगा यूएस। क्योंकि आज एक कोई भी निवेशक हो तो वो यूएस मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो वर्चुअली ओवरऑल दुनिया का 65% to 70% का जो मार्केट कैप है वो यूएस से आता है। तो आपको दिखाई देगा कि कई सारी कंपनीज ऐसी है जो आपको यूएस मार्केट्स में ही मिलेगी। तो इसीलिए वो एक ऐसा मार्केट हो जाता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप वहां पर कितना एक्सपोजर लेते हैं, कब लेते हैं, किस प्रकार के सेक्टर्स में लेते हैं, किस प्रकार के फंड्स के द्वारा लेते हैं, वो एक दूसरी बात है। अब दूसरा जो एक प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है यूरोप। टेक्निकली हम कई सालों से यही देख रहे हैं कि यूरोप को एक लेगार्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ मार्केट्स एज वेल एज इकोनॉमी माना जाता था। हम यही बात सुनाई दे रही थी कि यूएस का एक्सेप्शनलिज्म जो है, लेकिन जिस तरह से आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और उसका असर जो इकोनॉमी पे हो रहा है वो दर्शाता है कि अगले सालों में यूरोप में एक आपको शायद बदलाव दिखेगा। मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से यूरोपियन नेशंस अब अपने डिफेंस पे स्पेंडिंग करना के लिए तैयार हो रहे हैं, वो एक मौका बन जाता है कि एक उनके ओवरऑल इकोनॉमी में आप एक बड़ा बड़ा बदलाव देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि किस प्रकार से जर्मनी ने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है ताकि वो एडिशनल अमाउंट्स अपने डिफेंस पे एज वेल एज अपने ग्रीन ट्रांजिशन पे स्पेंड कर सके। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि फ्रांस, यूके, ये सभी धीरे धीरे करके जो एडिशनल अमाउंट्स अपने इकोनॉमी में डिफेंस की ओर डालेंगे, उससे एक ओवरऑल इंपैक्ट आएगा जिससे आप यूरोप में भी इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस शायद अच्छा देखने को मिले आपको आगे। क्योंकि ये सभी जो कंपनीज है यूरोप में
वो इतने सालों से एक वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर, तो वो एक दूसरा मार्केट है जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर काफी सारे डेवलपमेंट्स हो गए। और तीसरा जो मेरे हिसाब में है वो है चाइना, क्योंकि चाइना में जिस प्रकार से सरकार वहां पर कंजम्पशन की तरफ एक बूस्ट देना चाहती है, वो एक पूरे इकोनॉमी में, जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, वहां पर एक चेंज लाने की एक प्रक्रिया है और एक प्रयास है। तो वो प्रयास कितना सफल होता है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि जो डीप सीक का जो डेवलपमेंट है, उसके बाद जो चाइनीज कंपनियां एआई की तरफ मुड़ी है, जो अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, प्लस ये कंज्यूमर की तरफ एक झुकाव, ये दोनों का एक असर उसके मार्केट और उनकी कंपनीज पे हो सकता है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि आज हम देख रहे हैं वेरी क्लियरली कि जो एक्टिव फंड्स है उसमें तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफी सारी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि फंड्स नए इन्वेस्टमेंट ले नहीं रहे। तो उसके सामने आपके पास एक जो फंड का जरिया है वो इन टर्म्स ऑफ तो यही रहेगा कि जो ईटीएफ खुले हैं जहां पर आपको निवेश का मौका मिलता है, तो वहां पर आप एक देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा ईटीएफ लेकर आप इस प्रकार के मार्केट में एक्सपोजर ले। दूसरा जो एक्सपोजर आप ले सकते हैं वो थ्रू द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जहां पर हर एक व्यक्ति हर साल $2.5 लाख तक फॉरेन में निवेश कर सकता है। तो वो डिप्लॉय करके वो इन मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनलाइक अ म्यूचुअल फंड जहां पर आपको एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में काफी सारे निवेश के कंपनियां मिलती है, यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट एफर्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन आपका होगा। राजेश जी, अब थोड़ा सा हम चर्चा को उस पड़ाव पर लेके जाते हैं, क्योंकि बाजार हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक यूरोप के बाजार, अर्नब सर ने कहा कि वहाँ भी एक मौका है निवेश करने का। लेकिन अब यूएस के बाजार अगर मैं पकड़ना चाहूँ, क्या टेक स्पेसिफिक निवेश ही फोकस में रखना चाहिए? यूएस के बाजार में अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% डालना चाहते हैं फिलहाल, तो किस सेक्टर में डालें, किस तरह की कंपनियों में डालें? राजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, यूएस एक बहुत ही यूएस और इंडिया की जो इकोनॉमी का एक कॉम्प्लेक्शन है वो काफी थोड़ा सिमिलर है। वो इस जरिए से कि इंडिया में और यूएस में काफी सारे सेक्टर्स ये बड़े बड़े रेलिवेंट है। तो बहुत एक इकोनॉमीज में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अभी आप भारत का मार्केट देखें, इंडियन मार्केट देखें, तो इसमें फार्मास्यूटिकल, आईटी, इंडस्ट्रियल, आपको हर तरह की कंपनीज मिलेंगी। हर सेक्टर में काफी कंपनीज की चॉइस है। तो यूएस एक दूसरा ऐसा मार्केट है इंडिया के अलावा जिसमें ये कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। तो यूएस में अगर आप सिर्फ टेक खरीदने जाएंगे तो एक बहुत ही लिमिटेड व्यू से आप देख रहे हैं उस मार्केट को। यूएस में इनोवेशन तो बहुत जरूरी, सबसे बड़ी चीज है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल दौर चला है, बड़ा है। उसको अगर आप छोड़ भी दें तो अर्निंग्स ग्रोथ यूएस कंपनीज अगर आप देखें तो जो इनोवेशन लेड कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज हैं, इन सब में अर्निंग्स ग्रोथ आना लग गया है। वहां पे उनका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं यूएस में जो 10, 20, 50 साल तक स्टॉक्स को पकड़ के अपने पोर्टफोलियो पे रखते हैं। वॉरेन बुफे का नाम हम सब ने सुना हुआ है, तो वो एक ऐसे इंडिविजुअल है, बट वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस में। तो अगर आप सेक्टर्स देखें तो यूएस में एक तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, बट सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सेक्टर वहां पे, अट्रैक्टिव सेक्टर जो है इंडियंस के लिए वो टेक्नोलॉजी है। बट उसको छोड़कर अगर आप इंडस्ट्रियल्स को भी देखें तो वो बहुत अच्छा सेक्टर है। हेल्थ केयर तीसरा सेक्टर है वहां पर यूएस में जो काफी ग्रो कर रहा है। अर्नब जी, आप किस तरह का दाव यहाँ पर लगाने की सलाह दे सकते हैं? यूएस के बाजारों की अगर बात कर ली है राजेश ने, तो क्या चाइना की ओर अगर हम आगे बढ़ें, इसको लेकर खासा उत्साह भी है और जिस तरह से हमें फंड्स की परफॉर्मेंस भी दिखाई दे रही है, हालांकि नया निवेश तो आप कर नहीं सकते, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि इन अंतर्राष्ट्रीय फंड में अगर आप निवेशित हैं, मुनाफा भी हो रहा है, तो क्या मुनाफा थोड़ा सा बांध लिया जाए या उसको आप फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की देखिए हम बात कर रहे हैं तो इनका नजरिया तो लंबा ही होना चाहिए। अगर किसी फाइनेंशियल गोल के साथ टाई अप कर रखा है इन्वेस्टमेंट को तो अब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मोटा मुनाफा दिख रहा हो पोर्टफोलियो में इन अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में से, तो क्या बांध लेने का समय आ चुका है?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो जैसे आपने कहा कि आपके कौन से गोल के साथ आपने ये फॉरेन निवेश किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग लोग करते हैं तो कई बार ये जो उनका फॉरेन गोल होता है उसके साथ इस प्रकार का एक लिंकेज होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको अपने बच्चे की फीस फॉरेन यूनिवर्सिटी में देनी है, तो वहां पर वो जो एक्सचेंज रेट रिस्क को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक एक्सपोजर फॉरेन करेंसी में इस प्रकार के इंटरनेशनल फंड्स या इंटरनेशनल मार्केट्स में लेते हैं, ताकि आपको वहां पर रेमिटेंस में इस प्रकार की करेंसी का इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। अगर ये सिचुएशन है तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको वो जो फंड्स है उनका एक फॉरेन एक्सपोजर मेंटेन करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने शायद कोई इंडिविजुअल फंड में डाला हो, वहां पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर जो एक जो राइज हुआ है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, या आगे जाके उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है। जैसे कि एक इसमें एक अच्छा एग्जांपल तो यही है कि हमने देखा है कि जो यूएस के मार्केट्स में जो मैग्निफिसेंट सेवन के नाम से जो ये 7 स्टॉक्स टेक के है, वहां पर एक काफी बड़ा आपको ओवर अ पीरियड लास्ट 2-3 साल में बहुत अच्छा राइज देखने को मिलेगा। जबकि बाकी के जो ब्रॉडर मार्केट में है वहां पर आपने इस प्रकार का राइज नहीं देखा। तो अगर वहां से आप अगर रीएलोकेट करना चाहे तो वो आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रूडेंट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का एक माध्यम होता है। उसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगे कि कोई मार्केट में आपका एक एक्सपोजर है, वहां पर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि आज देखिए आपको इंडियन मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स है वो आपको कई प्रकार के एक्सपोजर दे सकता है। हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रीज के भी एक्सपोजर वाले फंड्स है, जैसे कि ब्राजील हो, ताइवान हो, जापान हो। उसी प्रकार से हमारे पास कई सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स भी है इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर वहां पर आपको चेंज करना हो या एक्सपोजर बदलना हो तो वो बदल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि बदलाव के लिए बदलाव करना नहीं है, एक खास रीजन होना चाहिए जिसके लिए आप ये कोई चेंज कर रहे हो, और उससे आपके एलोकेशन और गोल के साथ पूरा लिंकेज भी आपको बनाए रखना। अ, अब आपकी उस बात पे आते हैं राजेश, जहां पर आपने कहा कि विदेशी डाइवर्सिफिकेशन फिलहाल अगर नहीं लिया है तो जरूरत नहीं है। क्या तर्क राजेश उसके पीछे आप देना चाहते हैं दर्शकों को? नहीं, आप इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखिए। हालांकि हाँ, पिछले देखिए 6 महीने का तेजी के परफॉर्मेंस तो सब बिल्कुल छठा दिन तेजी का आज बाजार हफ्ते की शानदार शुरुआत भी हुई है, लेकिन उसके अलावा कोई वजह क्या हो सकती है? अगर इसमें भारतीय बाजार में तो देखिए आपका कोर पोर्टफोलियो रहने ही वाला है, उसमें तो आप बदलाव आपको करना जी भी नहीं चाहिए। जी। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भारत में ही सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन लें या अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल भी ना सोचे? देखिए, ये निवेशक के ऊपर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। जो छोटे निवेशक हैं, मेरा मेरा ये मानना है कि छोटे निवेशक को ये इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन और यूरोप, एशिया, चाइना, यूएस ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक जो छोटे निवेशक है वो अपनी पूंजी जो है सेफली भारतीय म्यूचुअल फंड्स में के जरिए मार्केट्स में लगाएं, सबसे बढ़िया वही है उनके लिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली ऑफिस हो गए या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, जो जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक उनके लिए ये जो कंसिडरेशंस है कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, निवेश जो करते हैं उसका विविधीकरण कर लेंगे। प्लस इंडियन मार्केट जो है और इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय इकोनॉमी जो है, हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी से काफी काफी हद तक ज्यादा जुड़ रही है। तो वो जो कोरिलेशन है, वो जो सहसंबंध है इंडियन इंडियन स्टॉक्स का, इंडियन मार्केट्स का ग्लोबल के साथ में, उसको उसको मान्य रखते हुए आपको ये बड़े इन्वेस्टर्स को ये सोचना है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना ही मिलेगा और कौन सी इकोनॉमीज में जाके मिलेगा। जी। उसका दूसरा कारण जो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी जो पूंजी यहाँ पे निवेश की हुई है भारत में, वो इंडियन इकोनॉमिक साइकिल के साथ कोरिलेटेड है। तो बिल्कुल। ऐसी कौन सी दूसरी इकोनॉमी है जो इंडियन इकोनॉमी से हटकर और एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है? ये दो दो मेन रीजंस हैं कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स मैं सोचता हूँ, उनको उनको ये थोड़ा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए।
और तीसरा तो देखिए एक वो इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट है कि कोई ऐसा ही बहुत ही दुर्लभतम घटना घट गई है, कभी हुआ नहीं लेकिन अभी हो गया है। और भारत में ऐसा बहुत होता रहता है, तो काफी ब्लैक स्वॉन इंडिया में दिखते हैं। आई थिंक एक वो रीजन है कि भारतीय निवेशक जो बड़े निवेशक हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, आई थिंक उनको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। ये मेरे जी। मानने से ये रीजन है कि आप करिए। बाकी अगर आप छोटे निवेशक हैं तो ये सब बहुत अच्छा है, चैनल पे आके आप सुनिए क्या हो रहा है, सब समझिए, बट निवेश बिल्कुल। अपना भारत में रखिए, एकदम सिंपल सरल रखिए। आपके क्लाइंट्स को आपने कहाँ निवेश की रिकमेंडेशन दी है? आप फिलहाल किन सेक्टर्स पर उनको रिकमेंडेशन दे रहे हैं? किस तरह की कंपनियां खरीदने की सलाह दे रहे हैं? देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है भारत में, इंडिया में ही है, बाहर नहीं है इस समय। और इंडस्ट्रियल, बैंकिंग और हेल्थ केयर, ये 3 सेक्टर जो इंडिया में है, इन सेक्टर्स में हमारा ज्यादा एक्सपोजर। अर्नव जी, आप कितने सहमत हैं राजेश की बात से? नहीं, देखिए ये सभी हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर आधार होता है कि बिल्कुल। उनका पोर्टफोलियो किस प्रकार का है, किस साइज का है, कब वो, उनकी नीड क्या है डाइवर्सिफिकेशन की, क्या वो एक सिर्फ लोकल बाजार से हो सकता है, क्या उनके कोई गोल्स है जिसमें उनको थोड़ा फॉरेन का एक्सपोजर चाहिए, ये सब तय करके भी आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये कई बार निवेशक को पता भी नहीं चलता कि उनके पास एक फॉरेन एक्सपोजर है, क्योंकि कई सारे फंड्स ऐसे इंडिया में भी है जहां पर इनका पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो फॉरेन के स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो आपको लगता है कि आपने निवेश सिर्फ इंडिया में किया है, लेकिन वो लोकल फंड भी आपको एक थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर दे देते हैं। तो वो उसका भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल के नीड्स के आधार पर अगर वो अपना प्लानिंग करे तो वो एक सही रास्ता होगा, और उसी प्रकार से उनको फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि आप जब बाजार में निवेश कर रहे हो तो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी के लिहाज से आपको आगे बढ़ना चाहिए। और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का चुनाव कर रहे हैं तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका एक कोर पोर्टफोलियो अक्रॉस मार्केट कैप्स, या अगर आप सेक्टोरली भी कंफर्टेबल हैं तो वो एक एक्सपोजर निर्धारित कर लीजिए, तय कर लीजिए। और उसके बाद तड़का लगाने के लिए अगर विदेशी एक्सपोजर चाहते हैं तो उसको आप जरूर चख सकते हैं। राजेश सहगल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अर्नव जी, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि हमारी एक बेहद खास पेशकश का भी समय हो चुका है, टैक्स बचाओ आंदोलन। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हमारे इस बेहद खास सेगमेंट में आपको 31 मार्च, जो कि आखिरी डेडलाइन है, टैक्स, आपकी कमाई, आपके इंटरेस्ट, तमाम जानकारियां समेटकर सबमिट करने की, डिक्लेयर करने की, कैसे आपको करनी चाहिए, हफ्ते भर की हमारी ये पेशकश है, हमारा ये कार्यक्रम है। आज इसकी पहली कड़ी है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद टैक्स बचाओ आंदोलन।